वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं द गेट ऑफ मिस्टिकल रेलम के 2 एपिसोड एक्सप्लेन करने वाला हूं, जिसमें लेटेस्ट एपिसोड भी होने वाला है। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि डाकिंग कॉन्टिनेंट में 3 पावरफुल सेक्ट है और यान कॉन्टिनेंट में 2 सेक्ट है जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। इन सभी सेक्ट के पास हाई डायमेंशनल पावर है, लेकिन इन सेक्ट के बीच एक समझौता भी है। भले ही इनके बीच झगड़े हो, लेकिन वे हद पार नहीं करते, क्योंकि इन सब का एक ही दुश्मन बारबेरियन लोग है। हर सेक्ट के पास एक होली ट्रेजर है जिनको वे गार्ड करते हैं और ह्यूमन डिफेंस बैरियर को बनाए रखते हैं। ब्लैक डीमन सेक्ट का सीन दिखाया जाता है। निंगपिंग सभी से कहता है, यह ब्लैक डीमन सेक्ट है, हमारे सेक्ट का रूल है, कोई भी डिसेबल ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे सेक्ट को नुकसान हो। अगर कोई ऐसा करता है तो उसके साथ उसकी फैमिली को भी मार दिया जाएगा। मेरी बात समझ आई? हमारा सेक्ट पावरफुल लोगों का महत्व देता है और डिसाइपलों को कम्पीट करने के लिए इनकरेज करता है ताकि वे हाई स्किल्स और हाई स्टेटस हासिल कर सके। पेशी कहता है, लेकिन हमने तो अभी ही सेक्ट ज्वाइन किया है, हम पुराने डिसाइपलों का मुकाबला कैसे करेंगे? निंगपिंग कहता है, चिंता मत करो, सेक्ट नए डिसाइपलों को 1 साल की छूट देता है। अगर कोई 1 साल होने से पहले तुम्हें मारता है तो सेक्ट उस पर एक्शन लेगा, और तुम्हारे पास सबूत होना चाहिए। यहाँ के खतरों से बचने के लिए अपनी कल्टीवेशन बढ़ाओ। सभी को 3 अलग अलग क्लासेस में बांटा गया है, ए, बी और सी। 1 साल तक अपनी कल्टीवेशन बढ़ाओ और फिर अपने पसंद का एक कमरा चुनो। एक और बात, हर किसी के पास सिर्फ 12 ब्लैक रॉक टोकन है, इन्हें संभाल कर रखना। सीन शिफ्ट होता है। हमें क्लास 1 के डोमेट्री का सीन दिखाया जाता है, जहाँ शुकुन नाम का एक बंदा सभी से कह रहा था, जिसे भी इसके अंदर जाना है उसे एक ब्लैक रॉक टोकन देना होगा। यह सुनकर सभी नए डिसाइपल कहते हैं, तुम कौन हो और हमें अंदर जाने क्यों नहीं दे रहे? शुकुन कहता है, तुम इतना शोर क्यों मचा रहे हो? तुम्हारे सीनियर भाइयों ने तुम लोगों के लिए कमरा साफ किया है, इसके बदले एक ब्लैक रॉक टोकन देना ज्यादा नहीं होगा। आगे खड़ा डिसेबल कहता है, ब्लैक रॉक टोकन स्किल और टेक्निक्स बदलने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें सिर्फ 1 साल में 12 ही टोकन मिले हैं और तुम सिर्फ सफाई करने के लिए 1 टोकन मांग रहे हो। ये तो तुम हमें सरेआम लूट रहे हो। शुकुन कहता है, तुम टोकन दिए बिना अंदर जा सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरा पंच रोकना होगा। एक बंदा आके आकर कहता है, ठीक है, मैं तैयार हूँ, आ जाओ। शुकुन मुस्कुराते हुए एक जोरदार पंच उस डिसाइपल को मारता है, जिससे वह बंदा जमीन पर गिर गया। शुकुन कहता है, और कौन है जो मेरा पंच रोकना चाहेगा? अगर कोई नहीं तो ब्लैक रॉक टोकन मुझे दे दो। लानफेंग आगे आकर कहती है, मैं तुम्हारा पंच रोकने के लिए तैयार हूँ। शुकुन कहता है, तुम यह मत सोचना कि तुम एक लड़की हो तो मैं तुम पर नरमी बरतूंगा। यह कहकर वह लानफेंग पर पंच मारता है। लानफेंग अपना हाथ आगे बढ़ाती है, जिसमें पहने ब्रेसलेट चमकने लगता है, जिससे लानफेंग के चारों तरफ एक इनविजिबल बैरियर बन गया। ब्रेसलेट से निकलने वाली आवाज से शुकुन का सर चकरा गया। वह कहता है, तुम्हारे पास ब्लड लाइन है? लानफेंग कहती है, तो क्या हुआ? शिमू मन में कहता है, इसकी ब्लड लाइन अजीब है। बेशी उससे कहता है, यह ब्लू फैमिली की जुआनो ब्लड लाइन है। एक ट्रेजर के साथ इसकी ताकत और बढ़ जाती है। शिमू बेशी को शुक्रिया कहता है इस इंफॉर्मेशन के लिए। शुकुन लानफेंग से कहता है, जूनियर सिस्टर, क्या आप मेरे ब्लड ड्रैगन सोसाइटी में ज्वाइन होना चाहेगी? लानफेंग कहते हैं, क्या मैं अंदर जा सकती हूँ? शुकुन उसके लिए रास्ता छोड़ देता है। लानफेंग के जाने के बाद शुकुन कहता है, और कौन कोशिश करना चाहेगा? बेशी आगे आ जाता है और अपनी विंड चेसिंग लेग टेक्निक से अटैक करता है। शुकुन अपने पंच में एनर्जी भरकर अटैक को काउंटर करता है और बेशी को पीछे हटने पर मजबूर कर देता है। शुकुन कहता है, तुमने विंड चेंजिंग लेग टेक्निक को अच्छी तरह सीखा है, तुम पास हो गए। बेशी शुकुन को ग्रेड करके अंदर चला जाता है। शुकुन कुछ और डिसाइपलों को अपने पंच से हरा कर नीचे पटक देता है। सभी डिसाइपल उसके एक पंच में ढेर हो जाते हैं। कोई भी उसके पंच को नहीं रोक पा रहा था। शुकुन हंसते हुए कहता है, और कौन आएगा? हान शियांग शिमो के पास जाकर कहती है, ब्रदर शिमो, आप क्यों नहीं जाते? शिमो उसकी बात सुनकर शुकुन के पंच रोकने के लिए तैयार हो जाता है। शुकुन शिमो से कहता है, तुम लोग एक टोकन के लिए मुझसे भिड़ने के लिए तैयार हो। मैं तुम्हें मार नहीं सकता, पर अपंग बना सकता हूँ। यह कहकर वो एक पावरफुल पंच से शिमो की तरफ अटैक करता है। शिमो अपने पंच में पावर्स भर कर स्टोन ब्रेकिंग फिस्ट टेक्निक का यूज करता है और अपनी पूरी ताकत लगाकर शुकुन को पीछे धकेल देता है। शुकुन हैरानी में पूछता है, तुमने किस तरह की टेक्निक का यूज किया? यह कौन सी टेक्निक है? शिमो कहता है, यह कोई खास टेक्निक नहीं है, यह बस एक मामूली सी स्टोन ब्रेकिंग फिस्ट टेक्निक है। शुकुन कहता है, शायद तुम्हारे पास भी ब्लड लाइन है, जिस वजह से तुम्हारा मामूली हमला भी इतना ज्यादा ताकतवर था। शिमो कहता है, क्या मैं आगे जा सकता हूँ? शुकुन उसके लिए रास्ता छोड़ देता है। शिमो उन्हें ग्रेड करके चला जाता है। शुकुन आगे देखता है, जहाँ
शाओमिंग उसके सामने खड़ा था। वह उसे पंच मारता। उससे पहले शाओमिंग अपने पास से ब्लैक रॉक टोकन बाहर निकाल लेता है। शूकुन टोकन को देखकर रुक गया। बाकी के लोग भी अपने अपने टोकन देकर अंदर जाने लगे। शूकुन हानश्यांग को रोकता है क्योंकि वह टोकन दिए बगैर अंदर जा रही थी। हानश्यांग उससे कहती है, मेरे पास ब्लैक रॉक टोकन नहीं है। शूकुन कहता है, तो तुम्हें मेरा एक पंच झेलना होगा। हानश्यांग मान जाती है क्योंकि उसका पावर लेवल शूकुन से भी ज्यादा था। शूकुन गुस्से में फुल स्ट्रेंथ लगाकर पंच मारता है। हानश्यांग अपने एक ही हाथ से उसके पंच को रोक लेती है। यह देखकर शूकुन का मुंह खुला का खुला रह गया। शूकुन के साथी भी चौंक गए। हानश्यांग मुस्कुराते हुए उसके हाथ को मरोड़कर कहती है, क्या मैं अंदर जा सकती हूँ? शूकुन मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ हाँ क्यों नहीं, आप अंदर जा सकती है। शिमो एक पिलर के पीछे से यह सब देख रहा था। उसे कैसे भी करके इसकी असलियत जाननी थी। अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। शिमो ने सेट की कॉस्ट्यूम पहन ली थी। रास्ते में उसे बेशी और शाओमिंग मिले। शिमो उनसे पूछता है, क्या आप दोनों स्क्रिप्चर पवेलियन गए? बेशी उदास होते हुए कहता है, यह ब्लैक रॉक टोकन काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसके बिना तो हम कुछ नहीं कर सकते। जब तुम स्क्रिप्चर पवेलियन जाओगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा। उसी वक्त हानश्यांग वहाँ आते हुए कहती है, ब्रदर शिमो, आप स्क्रिप्चर पवेलियन जा रहे हैं, क्यों ना हम दोनों साथ चले। शिमो उसके बात सुनकर उसे मना करते हुए कहता है, मेरी स्पीड बहुत तेज है, तुम पीछे रह जाओगी। हानश्यांग कहती है, मुझे भी अपनी स्पीड बढ़ानी होगी, मुझे तुमसे कमजोर रहना बिल्कुल पसंद नहीं। पेशी को लगा इन दोनों के बीच कोई चक्कर चल रहा है, इसीलिए वह शाओमिंग को घसीटकर दूर चला जाता है। उनके जाने के बाद हानश्यांग शिमो से कहती है, तुम्हारा यह बैग काफी स्पेशल लग रहा है, ऐसा बैग सिर्फ लड़कियों के पास आता है। इस बैग से फूलों की खुशबू आ रही है, ऐसा बैग सिर्फ लड़कियों के लिए बनाया जाता है। यह कहकर वह बैग को छूने वाली थी। शिमो उसका हाथ पकड़ लेता है। हानश्यांग उससे कहती है, मुझे पक्का यकीन है यह बैग तुम्हें एक लड़की ने दिया है जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड होगी। शिमो उससे कहता है, तुम खुद अंदाजा लगा लो, मैं तो तुम्हें इसका जवाब नहीं देने वाला। यह कहकर शिमो उसे इग्नोर मारकर चला जाता है। हानश्यांग शिमो पर गुस्सा करते हुए मन में कहती है, क्या सच में इसकी कोई गर्लफ्रेंड है? सीन शिफ्ट होता है और हमें स्क्रिप्चर पवेलियन का सीन दिखाया जाता है। शिमो अंदर जाते हुए कहता है, यह है स्क्रिप्चर पवेलियन, जहाँ सेट की सभी टेक्निक्स मौजूद है। तभी शिमो की नज़र एक पिंजरे पर पड़ती है। शिमो के पास एक तोता आकर कहता है, एक नया इंसान, क्या तुम पहली बार यहाँ आए हो? शिमो उस तोते को बोलते देखकर हैरान रह जाता है। तोता उसका हैरान चेहरा देखकर नाराजगी में कहता है, क्या तुमने पहले कभी किसी पक्षी को बोलते हुए नहीं देखा क्या? उस खड़ूस अधमरे बुढ़े ने मुझे यहाँ बंद करके रखा है, मुझे भूख लग रही है, मुझे किसी को खाना है। तभी स्क्रिप्चर पवेलियन का मास्टर वहाँ आकर कहता है, आज का मौसम काफी ठंडा है, क्यों ना किसी तोते का सूप बनाया जाए। यह सुनकर तोते की हालत खराब हो गई। वह भागते हुए कहता है, मास्टर सॉरी, दोबारा मैं ऐसी हरकत नहीं करूँगा। शिमो उन्हें ग्रीड करके अपने बारे में बताने लगता है। स्क्रिप्ट हॉल के हॉल मास्टर, जिनका नाम मास्टर जू जिन है, एक स्टार लेवल म्यूजिशियन है। स्क्रिप्चर पवेलियन को संभालने की जिम्मेदारी उनके ऊपर है। मास्टर जू जिन शिमो से कहते हैं, मुझे अच्छे से पता है तुम यह कल्टीवेशन मैनुअल लेने आए हो, तुम्हें पता होगा यहाँ कुछ भी फ्री नहीं है। शिमो उनके बात समझ जाता है और कहता है, मैं अपने सारे टोकन साथ लाया हूँ। जू जिन कहते हैं, हर टेक्निक के लिए 6 टोकन लगेंगे। यह कहकर वह अपने सामने लगी रिंग को घुमाने लगे। फिर आगे कहते हैं, सभी नए डिसाइपल पहले कल्टीवेशन मेथड खरीदते हैं, तुम कौन सी मार्शल आर्ट खरीदना चाहते हो? शिमो कहता है, मेरी ब्लड लाइन थोड़ी अलग और अजीब है, मुझे पहले अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाने की जरूरत है, इसलिए मुझे एक बॉडी टेम्परिंग के लिए टेक्निक चाहिए। मास्टर जू जिन रिंग के अंदर एनर्जी इंजेक्ट करके कहते हैं, तुम्हारे पास ब्लड लाइन है, तुम्हें पहले ब्लड स्क्रिप्चर पवेलियन की टेक्निक्स लेनी चाहिए। यह कहकर वह शिमो के सिर से एक ब्लड की बूंद बाहर निकालकर रिंग के अंदर डालते हैं, जिससे कई सारी टेक्निक्स बाहर अपीयर हो जाती है। शिमो इन सभी टेक्निक्स को देखकर शौक रह जाता है। इन सभी टेक्निक के बीच में से 2 टेक्निक्स जो शिमो के ब्लड के लिए सुटेबल थी सामने आ जाती है। मास्टर जू जिन दोनों टेक्निक्स को देखकर कहता है, रजना सेलेस्टियल फॉर्म टेक्निक बहुत आसान है, लेकिन दूसरी माइटी डीमन एप रिबर्थ टेक्निक एंशिएंट डीमन एप से पास हुई ब्लड लाइन टेक्निक है। इसे सीखने के लिए डीमन एनर्जी की जरूरत होगी। तुम्हारी ब्लड लाइन काफी इंटरेस्टिंग है। शिमो अपने 12 टोकन देकर दोनों टेक्निक्स ले लेता है, फिर अपने कमरे में जाकर कल्टीवेशन शुरू कर देता है। वह खुद इसे कहता है, मेरी बॉडी इतनी ताकतवर नहीं कि मैं माइटी डीमन एप रिबर्थ टेक्निक को सहन कर सकूं। मुझे पहले प्रजना सेलेस्टियल फॉर्म टेक्निक को ही प्रैक्टिस करना होगा। इसके टोटल 11 लेवल है,
हर लेवल को पार करने के बाद मेरी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी, लेकिन इसमें लगने वाला समय और रिसोर्सेस काफ़ी ज़्यादा है। शिमो पिल खरीदने के लिए जाता है। उसे पता चला कि इनकी कीमत तो काफ़ी ज़्यादा है। अगर 4 पिल्स खरीद ली तो वह कंगाल हो जाएगा। शिमो दुकानदार से कहता है, ब्रदर 3 बोन टेम्परिंग पिल्स परचेस करनी है। दुकानदार कहता है, यह बोन टेम्परिंग पिल की शॉर्टेज लगी पड़ी है। अब 3 पिल्स की कीमत 15,000 स्टोन है। शिमो यह सुनकर पूछता है, आखिर पिल्स की इतनी डिमांड कैसे बढ़ गई? दुकानदार कहता है, क्योंकि हमारे यहाँ एक मेहमान आया है। शिमो एक चैम्बर में जाता है जहाँ हानशांग महारानी की तरह बैठी थी और आसपास के डिसेबल उसे खुश करने में लगे थे। हानशांग शिमो को देखकर कहती है, ब्रदर शिमो, मुझे पता है कि आप प्रजना सेलेस्टियल फॉर्म टेक्निक का प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपको बोन टेम्परिंग पिल चाहिए, लेकिन आपके पास पैसों की कमी है। अगर आप मुझे क्वांटम टेक का राज बता दे तो मैं तुम्हें पिल्स फ्री में दे दूंगी। शिमो जाते हुए कहता है, इसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद खरीद लूंगा। हानशांग खुद से कहती है, मैं भी देखती हूँ तुम किसका इस्तेमाल करके सेक्ट में पैसे कमाने का रास्ता निकालते हो। शिमो को ब्लैक डीमन सेट के अंदर पैसे कमाने का रास्ता मिल गया। सेक्ट में अलग अलग मिशन करके पैसे कमाए जा सकते हैं। शिमो एक रिफाइनिंग स्टॉल के पास गया जहाँ एक बंदा सभी से कह रहा था, तुम लोगों के पास शाम तक का टाइम है, जो सबसे ज्यादा आयरन फोर्ज करेगा उससे ही इनाम मिलेगा। यह सुनकर कुछ डिसेबल अपनी शर्ट उतार कर रिफाइनिंग में लग गए। लड़कियां उनके 6 पैक्स वाली बॉडी देखकर उनकी दीवानी हो गई। उसी वक्त हानशांग भी वहां आकर शिमो को आयरन फोर्ज करते हुए देखने लगी। उसे लगा कि शिमो हार जाएगा, लेकिन शिमो सभी को हराते हुए कॉन्टेस्ट जीत गया। शिमो हानशांग को एक स्माइल देकर अपना इनाम लेकर चला जाता है। यह देखकर हानशांग का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। हमें शिमो के माइंड स्पेस का सीन दिखाया जाता है जब एक मास्टर व्हाइट एप को ट्रेनिंग दे रहा था। शिमो समझ गया कि व्हाइट एप मून स्वेलिंग फॉर्म टेक्निक को मास्टर करने की कोशिश कर रहा है। अगर यह कामयाब हो गया तो सन एंड मून की स्पिरिचुअल एनर्जी अब्जॉर्ब करना आसान हो जाएगा, जिससे मेरी कल्टीवेशन भी बढ़ जाएगी। और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। शिमो अपनी स्वॉर्ड से एक चट्टान को 2 टुकड़ों में काट देता है। शिमो खुश होते हुए कहता है, आखिरकार मैंने प्रजना सेलेस्टियल फॉर्म टेक्निक की पहली लहर पार कर ली। इसी के साथ शिमो होकियन रियलम के मिड स्टेज तक पहुंच गया। अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ लानफेंग और बेशी फाइट कर रहे थे। एक बंदा कहता है, ये दोनों फाइट क्यों कर रहे हैं? दूसरा बंदा कहता है, बेशी ने डिवोर्विंग स्पिरिट पवेलियन को ज्वाइन किया है, जबकि लानफेंग ने ब्लड ड्रैगन सोसाइटी को ज्वाइन किया है। इन दोनों सोसाइटी के बीच हमेशा दुश्मनी बनी रही है, इसलिए दोनों फाइट कर रहे हैं कि दोनों सोसाइटी में से कौन ज्यादा ताकतवर है। शिमो दोनों की फाइट देखते हुए कहता है, इन डिसाइपलों के बीच के इस कंपटीशन को पहली नज़र से देखने में रिसोर्सेज की बर्बादी लगती है, लेकिन इससे कई तरह की शक्तियों में विकास होता है और सेक्ट और भी ज़्यादा मजबूत होता है। शुकुन लानफेंग से कहता है, लानफेंग अपनी ताकत मत छुपाओ, उससे तुम्हारी ब्लडलाइन की ताकत दिखाओ। हमारी ब्लड ड्रैगन सोसाइटी कभी नहीं हारी है। लानफेंग बेशी से कहती है, अगर सच में तुम मुकाबला करना चाहते हो तो दया मत दिखाओ, रिंग के अंदर अपनी ताकत लगानी होती है। यह कहकर वह बेशी पर अटैक करने लगती है। बेशी अपनी विंड चेजिंग लेग से अटैक करता है। लानफेंग अपने ब्रेसलेट की पावर से उसे इल्यूजन में डाल देती है। यह देखकर सभी चौंक के लानफेंग बेशी पर अपने नाइफ से अटैक करती है। शिमो बीच में आकर लानफेंग को रोक देता है और कहता है, बेशी हार गया है, अब लड़ने की जरूरत नहीं है। बेशी भी हार मान लेता है। लानफेंग शिमो से कहती है, मैं अभी सेटिस्फाई नहीं हूँ। ब्रदर शिमो, जब सेक्ट में ज्वाइन हुए तब आपने शुकुन के अटैक को रोक दिया था। आपसे एक बार फाइट करना चाहती हूँ। शिमो कहता है, नहीं, मैं तुमसे अभी नहीं लड़ सकता। आपकी एनर्जी पहले ही काफ़ी ज़्यादा खर्च हो गई है। अगर मैं आपसे फाइट करूँगा तो यह आपका फ़ायदा उठाने जैसा होगा। लानफेंग कहती है, ठीक है, 3 महीने बाद होने वाले कंपटीशन में हम ज़रूर फाइट करेंगे। शिमो जाने लगता है। तभी जुनेलिंग पवेलियन का मास्टर जिन हुआन शिमो को रोक कर कहता है, मैं देख सकता हूँ कि आप और बेशी दोनों एक दूसरे को जानते हैं। आप हमारे जूलिंग पवेलियन में ज्वाइन होना चाहेंगे? हमारा पवेलियन हर समय फ्री में पिल्स देता रहे। अगर विश्वास नहीं है तो बेशी से पूछ ले। शिमो उन्हें ग्रीड करके कहता है, धन्यवाद सीनियर, लेकिन मैं इतना ताकतवर नहीं कि आपकी उम्मीदों पर खरा उतर सकूं। यह कहकर शिमो चला जाता है। जिन हुआन का एक बंदा शिमो पर गुस्सा करते हुए कहता है, लड़के, तू एक अपॉर्चुनिटी खो रहा है। जिन हुआंग उसे शांत करके कहता है, जो लोग इस सेक्ट में ज्वाइन होते हैं वे काफ़ी ज़्यादा ताकतवर बनते हैं, लेकिन जो इनकी तरह घमंडी होते हैं वे नाकामयाब होते हैं। शिमो जाते हुए खुद से कहता है, जो लोग दूसरों के साथ अच्छे से बात करते हैं उनके मन में कोई और बात चल रही होती है।
अगर मैं इसके साथ जुड़ता तो वह मुझे कंट्रोल करता। शिमो सेट की गलियों से गुजरते हुए कहता है, लानफेंग और बेशी की फाइट देखकर पता चला कि मेरी एनर्जी उनसे कई गुना ज़्यादा कमज़ोर है। मुझे तो बस स्टोन मंकी की कमज़ोर मेंटेरियन का फ़ायदा मिला, लेकिन इससे आगे बढ़ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। मुझे और ब्लड एसेंस पिल की ज़रूरत होगी। प्रजना सेलेस्टियल फॉर्म को आगे बढ़ाने के लिए शिमो पिल खरीदने के लिए जाता है, पर उसे पिल नहीं दिखी। दुकानदार कहता है सब बिक गई। शिमो पूछता है किसने खरीदी। दुकानदार चैम्बर की ओर इशारा करता है। शिमो चैम्बर की तरफ जाता है, तभी एक बंदा उसे धक्का देकर अंदर चला जाता है और कहता है, जूनियर सिस्टर, तुम्हें अपनी अमीरी का दिखावा नहीं करना चाहिए, यह खतरनाक हो सकता है। क्यों ना मैं आपकी रक्षा करूं। हान श्यांग कहती है, मेरा एक भाई ऑलरेडी मेरी रक्षा कर रहा है, अब मैं क्या करूं। वह बंदा गुस्से में सभी से कहता है, जिनको जूनियर सिस्टर की भलाई चाहिए वो दफा हो जाओ। हान श्यांग एक्टिंग करते हुए कहती है, आपकी इस बात से मुझे सेफ फील हो रहा है। उसके इतना कहते ही हान श्यांग का साथी और उस बंदे के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। शिमो उनकी फाइट देखकर कहता है, ये लड़की तो बवाल है, इससे पंगा लिया तो भारी पड़ सकता है। हान श्यांग शिमो को देख लेती है। वह झगड़े के बीच से निकलकर शिमो को दूर लेकर चली जाती है। शिमो उससे कहता है, तुमने फिर सारी पिल्स खरीद ली। हान श्यांग कहती है, मुझे इनकी ज़रूरत है। अगर आपको यह चाहिए तो मुझे इस कैनकून बैग के बारे में बताओ। शिमो कहता है, मुझे यह बैग काफ़ी समय पहले मिला था, जब मैं एक बंदे से फाइट कर रहा था। हान श्यांग कहती है, यह कोई बड़ी बात नहीं है, आप मुझे भी इसके बारे में पहले बता सकते थे। शिमो कहता है, बाकी की बातें छोड़ो, बैग के अंदर की सभी चीज़ों को मैंने यूज़ कर लिया है। मैं जानना चाहता हूँ कि आपको बैग में इतना इंटरेस्ट क्यों है। हान श्यांग जाते हुए कहते, ज़्यादा इंटरेस्ट होने की वजह से बिल्ली मर गई। शिमो कंफ्यूजन में कहता है, बिल्ली? अब ये बिल्ली कौन है। सीन शिफ्ट होता है। मिस जिन शव पहाड़ी इलाके से गुजर रही थी, तभी एक स्टोन कॉलम उस पर अटैक कर देता है। जिन शव अटैक डॉज कर कहती है, इस टूटी हुई चीज़ की मरम्मत करनी ही पड़ेगी। वह भागते हुए अपने विप को बाहर निकालती है और कॉलम के हाथ पर लपेटकर हाथ को तोड़ देती है। कुछ ही हमलों में कॉलम टुकड़ों में बदल जाता है। जिन शव आगे चले जाती है। स्टोन कॉलम के टुकड़े वापस जुड़कर जिन शव पर अटैक करने लगते हैं। जिन शव अपने विप को व्हील में बदलकर अटैक करती है, जिससे स्टोन कॉलम के पैर कट जाते हैं। स्टोन कॉलम जिन शव पर अटैक कर अपने पैर रीजनरेट कर लेते हैं। जिन शव लगातार अटैक करने लगती है। फाइनल अटैक करने के लिए जिन शव 8 व्हील से एक साथ अटैक कर अर्थ कॉलम को टुकड़ों में बदल देती है, जिससे वह वापस रीजनरेट नहीं हो पाता। वह अपने व्हील को अंदर रखते हुए कहती है, देखते हैं तुम कब तक बच पाओगे। यह कहकर वह निकल गई। हम शिमो को देखते हैं, जो जिन शाओ को देख रहा था। वह नीचे आकर कहता है, तो इसका मतलब हान श्यांग और एल्डर जिन दोनों एक ही है। शिमो याद करता है जब उसने फाइट के दौरान व्हाइट जेट टोकन को देख लिया था, जो हान श्यांग के पास था। शिमो खुद से कहता है, अगर वह चाहे तो अपनी ताकत के साथ मुझसे बदला ले सकती है, लेकिन उसके मन में मुझे मारने की इच्छा नहीं है। यह कहकर शिमो कॉलम का कोट बाहर निकालकर सेट के अंदर चला जाता है। एक मिशन देने वाला बंदा शिमो को देख कर कहता है, तुमने यूलिंग माउंटेन का मिशन लिया था, तुम जिंदा वापस लौटने में कामयाब हो गए। तुम्हें देख कर लगता है तुम पूरी रात छिप रहे और बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर पाए। हमें एक दिन पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ शिमो मिशन देखने के लिए आया था। जब उसे पता चला कि यूलिंग माउंटेन में एक स्टोन कॉलम दिखा जो बारबेरियंस का है। वह इंसानों से नफरत करता है और उन्हें मारने के लिए उनके पीछे पड़ जाता है। शिमो इस मिशन को लेने वाला था। मिशन देने वाला बंदा शिमो से कहता है, इस स्टोन कॉलम के पपेट हट लाने वाले बंदे को 10 ब्लड एसेंस पिल और 10 हेवन हट पिल का इनाम दिया जाएगा। तुम नए डिसाइपल हो, जवान लोगों को घमंडी नहीं होना चाहिए। नए डिसाइपल जब मिशन लेते हैं तो उन पर एक कर्ज लगाया जाता है। मिशन 1 दिन का है, अगर तुम 1 दिन में पूरा नहीं कर पाए तो तुम शरीर फटने के कारण मर जाओगे। अगर नहीं मर पाए तो कॉलम तुम्हें मार देगा। मिशन पूरा हुआ तो कर्ज बेअसर हो जाएगा। प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। मिशन देने वाला बंदा शिमो से कहता है, अगर तुम मेरी रैंकिंग लिस्ट साफ कर देते तो मैं तुम्हें कुछ सिक्के दे देता। शिमो उसे पपेट हट दिखाता है, जिसे देखकर उस बंदे की आंखें फटी रह गई। वह कहता है, तुम एक नए डिसाइपल हो, तुमने उसे कैसे हराया। शिमो कहता है, मिशन पूरा करने के बाद एक्सप्लेनेशन देना जरूरी है क्या। वह बंदा मुस्कुराते हुए कहता है, नहीं नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। चलो मैं तुम्हें तुम्हारा रिवॉर्ड क्लेम करने में मदद करता हूँ। कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है। शिमो अपने कमरे की तरफ जाते हुए कहता है, अब कुछ दिनों तक मुझे कल्टीवेशन करने में रुकावट नहीं आएगी। यह कहकर वह कमरे के अंदर जाता है, जहाँ हान श्यांग सॉरी एल्डर जिन शाओ वेश बदल कर वाइन पी रही थी। शिमो को उसकी असलियत पता थी। वह जाते हुए कहता है, सॉरी, लगता है मैं गलत कमरे में आ गया।
जिन शाओ दरवाजे को सील करते हुए कहती, बेवकूफ़ लड़के, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी असलियत जानने की कोशिश करो। पपेट से लड़ने से पहले मुझे कुछ गड़बड़ महसूस हुई थी। तुम्हारे प्लान की तारीफ करना तो बनता है। तुम एक तीर से दो निशाने लगाने की सोच रहे थे और कामयाब भी हुए। शिमो उन्हें ग्रीट करके कहता है। डिसाइपल शिमो एल्डर जिन को ग्रीट करता है। मैं पहले श्योर नहीं था, लेकिन जब मैंने उस जेड पेंडेंट को देखा तब मुझे पता चला कि हान शियांग और एल्डर जिन एक ही है। जिन शाओ उसकी गर्दन पकड़कर कहती है, तुम्हें नहीं लगता ज्यादा आक्रामक होना हानिकारक हो सकता है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा मजाक उड़ाने की? मरने की जल्दी है क्या? शिमो कहता है, एल्डर आप कैनकुन बेग के बारे में जानना चाहती थी, लेकिन अब आप मुझे मारना चाहती है। यह एक अच्छे हंटर का व्यवहार नहीं है। जिन शाओ उसकी गर्दन दबाते हुए कहते हैं, तुम काफी चालाक हो, यह तुम्हारा आखिरी मौका है। शिमो अपना नाइफ बाहर निकालता है, पर जिन शाओ उसे नीचे गिरा देती है। शिमो जैसे तैसे बोलते हुए कहता है, कैंटून बेग के मास्टर ने मेरी एक बार जान बचाई थी और उसने ही यह बैग मुझे दिया था। मैं उनके इस एहसान का बदला धोखे से नहीं चुकाऊंगा। जिन शाओ हंसते हुए कहते, तुम्हें लगता है कि मैं उसे मारने जाऊंगी, है ना? शिमो कहता है, आपकी हरकतें देखकर ऐसा ही लगता है। जिन शाओ उसकी गर्दन छोड़कर कहते, तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। तुम्हें जिसने बचाया उसकी बचपन से मैं दोस्त हूँ, हम दोनों बहनें जैसी है। शिमो कहता है, तुम उसे जानती हो? जिन शाओ कहती है, उसे सभी तियानियन किलर के नाम से जानते हैं। उसका असली नाम जिमिन शुई है। शिमो मन में कहता है, अच्छा उसका नाम जिमिन शुई है। जिन शाओ आगे कहती है, मुझे बस यह जानना था कि कमजोर डिसाइपल के पास कैंटून बेग कहाँ से आया। जिन शाओ जेड पेंडेंट बाहर निकाल कर कहती है, हमारा रिश्ता पहले काफी अच्छा था, वह मुझे काफी पसंद करती थी। यह कहकर वह पुराने पल याद करती है जहाँ वह जिमिन शुई के साथ एक पेड़ पर वाइन पी रही थी। जिमिन शुई बांसुरी बजा रही थी। जिन शाओ उसका जेड पेंडेंट लेकर कहती, बड़ी बहन, अब से ये तुम्हारी याद में मेरे लिए एक निशानी होगी। जिमिन शुई उसके बात सुनकर दोबारा बांसुरी बजाने लगती है। जिन शाओ यादों से बाहर आकर कहती है, शिमो मुझे उसके बारे में बताओ। शिमो कहता है, उस समय मुझ पर कोल्ड एबिस ने अटैक किया था। जिमिन शुई ने मेरी जान बचाई। जब मैंने पहली बार उसे देखा तभी मैंने कसम खाई कि मैं दुनिया का सबसे पावरफुल कल्टीवेटर बनकर उससे शादी करूंगा। वैसे जिमिन शुई बचपन में कैसी दिखती थी, मुझे उसके बारे में जानना है। जिन शाओ टेबल पर हाथ मारते हुए कहते, तुम सिर्फ एक कमजोर डिसाइपल हो और ऐसे बड़े सपने देख रहे हो। शिमो कहता है, मुझे पता है कसम खाना आसमान चढ़ने जितना मुश्किल है, फिर भी मैं इसे पूरा करूंगा। जिन शाओ उसे कुर्सी पर बैठाकर मुस्कुराते हुए कहती है, बताओ मैं अपनी बड़ी बहन से कितनी अलग हूँ। शिमो कहता है, एल्डर आप स्वभाव से बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। जिन शाओ आगे कहती, मेरी बहन जिमिन शुई को पाने चांद को पाने जितना रेयर है। एक इंसान होने के नाते आपको जीवन का आनंद लेना चाहिए। यह कहकर वह शिमो की गोद में बैठ जाती है। शिमो उसे ऊपर उठाते हुए कहता है, माफ करना एल्डर, लेकिन मुझे बेशी से एक जरूरी काम है जो मुझे अभी अभी याद आया है। मेरे पास समय नहीं है, मैं चलता हूँ। यह कहकर शिमो बिना एक सेकंड बर्बाद किए कमरे से बाहर निकल जाता है। जिन शाओ गुस्से में कहती है, तुम काफी चालाक हो, अगर तुम एक भी गलती करते तो तुम मर गए होते। एक मिनट, पहले किसी लड़के ने मेरे साथ ऐसे व्यवहार नहीं किया। कहीं ये मेरे मेकअप और ड्रेस के कारण तो नहीं है? शायद यही कारण है जिस कारण इसने मुझे इग्नोर कर दिया। अगली बार यह नहीं बचेगा। शिमो कमरे से दूर जाते हुए कहता है, जिमिन शुई की दोस्त कोई बुरी इंसान तो नहीं होगी। जिन शाओ शिमो का पीछा कर रही थी, तभी एक बंदा उसे रोककर कहता है, कल की लड़ाई में जीता, अब तुम मेरी हो। जिन शाओ उसे कसकर थप्पड़ मारती है। वह बंदा गुस्से में अटैक करता है। जिन शाओ उसका हाथ पकड़कर मरोड़ते हुए कहती है, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें यहाँ भेजा ताकि तुम कल्टीवेशन कर सको और आगे बढ़ सको, लेकिन तुम यह लोंडियाबाजी करने में लगे हो। यह कहकर वह अपनी विप से उस पर लगातार अटैक करते हुए कहती है, आज मैं तुम्हारे माता पिता की तरफ से तुम्हें सबक सिखाऊंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। इसी सीन के साथ हमारा यह एपिसोड यही खत्म होता है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते जाना।